जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जावा को कंटिन्यू करेंगे। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट देखेंगे जावा के अंदर आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो क्यों हम यूज़ करते हैं कंडीशंस को। उसके अलावा लूप्स को हम देखेंगे और अरेज को हम देखेंगे। तो ये तीन हमारे मेन टॉपिक हैं आज के। इनको हम जो है वो अच्छे तरीके से समझेंगे, देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी करके चेक करेंगे इनको कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और क्यों होता है। सबसे पहले तो कंडीशंस को हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक मैं रियल वर्ल्ड की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं एक बंदे को कोई पैगाम दे के भेजता हूँ कि अगर वो बंदा उस घर में मौजूद हुआ तो आपने उसको ये चीज़ दे देनी है। अगर वो बंदा घर में मौजूद ना हुआ तो किसी को भी वो चीज़ नहीं देनी, वो चीज़ जो है वो आपने वापस मेरे पास ले आनी है। यही आपने अगर कंडीशन एक मतलब कि सिनेरियो इम्प्लीमेंट करना हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उस कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो है वो जावा को कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सबसे पहले जो कंडीशन है वो है लेस देन। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है या बी की वैल्यू ए से छोटी है तो वो कंडीशन चले, अदरवाइज़ वो कंडीशन, वो प्रोग्राम जो वो कोड है वो रन ना हो। या फिर इज लेस दैन और इक्वल टू है कि ए की वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू बी है। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक जो है वो ये कोड जो है वो ना चले। इसी तरह ग्रेटर दैन है, इसी तरह ग्रेटर दैन और इक्वल टू है, इसी तरह इक्वल टू है। इक्वल टू बड़ी कॉमन यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल जब तक ए और बी की वैल्यू सेम नहीं होती तब तक कंडीशन फॉल्स ही रहेगी। जैसे ही ए और बी की वैल्यू जो है वो ट्रू होती है, मतलब कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वो जो नीचे कोड होगा उसका तो वो जो है वो चल जाना चाहिए। इसी तरह नॉट इक्वल टू का मतलब है कि तब तक कंडीशन चलती रहे जब तक ए और बी जो है वो आपस में बराबर नहीं है। मतलब कि जैसे और ए और बी की वैल्यू बराबर हो तो वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए। तो एक और इसकी एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बंदे को कहता हूँ कि 10 दफ़ा जो है वो एक चीज़ रिपीट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी स्टूडेंट को सज़ा के तौर पे कहता हूँ कि 10 दफ़ा जो है ना वो आप इस चीज़ को लिखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टूडेंट जब तक 10 दफ़ा नहीं लिखता तब तक वो लिखता रहे। एक दफ़ा लिखा, 2 दफ़ा लिखा, 3 दफ़ा लिखा, जैसे वो 10 मुकम्मल होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो लिखना बंद कर देगा, क्योंकि वो उसका जो टास्क है वो पूरा हो चुका है। इसी सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो हम प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। यही कंडीशन सी प्लस प्लस में भी इसी तरह ही है। जावा के अंदर सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। इसको कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कंडीशन स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो इफ़ कीवर्ड है। इफ़ का मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो कोड चल जाए। एल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चले, अगर ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली कौन सी कंडीशन चले, एल्स वाली। ठीक है, इसका आप इसकी डेफिनेशन भी आप आगे इसको हम देखते हैं, मगर मैं आपको पहले इसको समझा लेता हूँ। एल्स इफ का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो चले, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो ना चले। उसके बाद है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको समझना। ये अक्सरों का जो है वो मिक्सअप हो जाता है काम। स्विच का मकसद, फॉर एग्जांपल आपके घर में जो है वो बिजली के बड़े बोर्ड्स लगे होंगे, कहीं आपने इर्द गिर्द आप देखें आपको कोई ना कोई बिजली का बोर्ड नज़र आएगा। उसके अंदर जो एक स्विच होता है उसको भी हम स्विच ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पंखे को जो है वो ओपन करना है, हालांकि पंखे तो 4 लगे हुए हैं ऊपर, ठीक है, हर पंखे का एक अलग बटन होगा। जिस पंखे को मैंने ओपन करना है मैं उस पंखे का स्विच दबाऊंगा तो वो पंखा क्या वो हो जाएगा ओपन। इसी तरह ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी स्विच होता है। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर बनाया था पिछली असाइनमेंट में, आप क्या करते थे कि आपको पूरा प्रोग्राम चलाना पड़ा। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं डायरेक्ट डिवीजन पे चलाओ, तो आपकी मजबूरी थी पहले प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लाई को चला के डिवीजन चलना था। मतलब कि आपकी मजबूरी है, आपने वो चलाने हैं तो डिवीजन की तरफ आना है। अगर आप स्विच कंडीशन लगाओगे तो स्विच कंडीशन से क्या होगा कि पहले आपको एक ऑप्शन दे देगा कि आप कौन सा प्रोग्राम रन करना चाहते हैं। अगर आप डिवीजन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट डिवीजन वाला कोड चलाएगा, बाकी वो कोड नहीं चलाएगा।
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जैसे ही हम इसकी एग्जांपल देखेंगे आपको मज़ीद इसकी समझ जो है वो आ जाएगी। सिंटैक्स बिल्कुल इसका सेम है, बिल्कुल जो है वो इजी सिंटैक्स है। इफ़ कीवर्ड आपने लगाना है और कीवर्ड के आगे आपने वो कंडीशन लगा देनी है जो सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो कंडीशन आपकी बनती है। जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये जो इसके अंदर जो कंडीशन के अंदर वाला जो कोड है वो नहीं रन होगा। वो तभी रन होगा जब उसकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो हम नीचे इसकी जो वो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर तो सबसे पहले तो हमने एक क्लास बनाई मेन के नाम से। किसी कोई भी क्लास का नाम आप रख सकते हैं, मगर जो मतलब कि डिफ़ॉल्ट क्लास होती है वो मेन ही रखनी चाहिए। उसके बाद आप ये इफ़ कंडीशन लगी। इफ़ के अंदर मैंने क्या किया कि 20 ग्रेटर दैन 18, मतलब कि 20 जो है वो 18 से ग्रेटर दैन है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तभी ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन जो है वो लाइन जो है वो प्रिंट होगी, अदरवाइज ये जो लाइन है ये प्रिंट नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको जो है वो 16 कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी वैल्यू 16 रखता हूँ तो 16 जो है वो ग्रेटर देन 18 तो नहीं है, ये कंडीशन है फॉल्स। मगर ये वाली जो अंदर जो स्टेटमेंट है ये जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। थोड़ा सा स्पीड का इशू है जिसकी वजह से वो जो है ना, अब ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है, वो कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। जब तक वो जो है वो ये ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये जो है वो चलता रहेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, वेरिएबल्स की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। एक्स के अंदर 20 है, वाई के अंदर 18 है, एक्स ग्रेटर देन वाई है जो बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो इसके अंदर ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो रन हो जाएगा इजीली। उसके बाद आप एल्स की स्टेटमेंट देखते हैं। एल्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स ही रहती है, मतलब कि वो नहीं चलती, तो एल्स क्या हो, अगर वो कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसकी भी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हम इसको देखेंगे। अब ये देखें, इंट टाइम के वेरिएबल के अंदर मैंने 20 स्टोर करवाया। जो 20 है वो स्मॉलर देन 18 है, बिल्कुल ये जो है वो ये कंडीशन होगी फॉल्स। ठीक है, अब ये कंडीशन कौन सी चलनी चाहिए, गुड इवनिंग की, तो इसकी आउटपुट जो है वो गुड इवनिंग ही आएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें आप कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है, मतलब कि ट्रू नहीं हुई। अगर ट्रू नहीं हुई तो जो एल्स वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं टाइम के अंदर जो है वो 16 वेरिएबल रखता हूँ, चलें 17 ही रखता हूँ, तो अब वो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन ऊपर वाली क्या हो जाएगी, ट्रू। तो अब जो उसके अंदर जो वैल्यू है वो उसको जो है ना वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू थी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नीचे जो इसका ब्लॉक है वो रन होना चाहिए बजाय इसके कि वो एल्स वाला। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो फिर ऑटोमेटिकली एल्स वाला ब्लॉक जो है वो रन हो जाना था। तो ये एक आपने अपनी जो है वो कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए आपको बहुत सारे सिनेरियोज़ दिए जाएंगे। मतलब कि आप अगर प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग का जब कोर्स पढ़ेंगे तो आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा कि भाई ये सिनेरियो है, ये चीज़ हो तो इस तरह हो, ये चीज़ हो तो इस तरह हो जाए, अगर ये चीज़ ना हो तो इस तरह हो जाए। इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है बिल्कुल सिंपल इसी तरह कोडिंग के ज़रिए जिस तरह मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो अब हम नीचे इसकी मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ जो है वो चलते हैं। अब एल्स इफ़ की स्टेटमेंट है, इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ कंडीशंस आ जाती हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा अगर आपने कंडीशन लगानी है तो वो फिर आपको एल्स इफ़ का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। यूज़ द एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। मतलब कि बहुत सारी कंडीशन आप दे सकते हैं, उनमें से कोई एक भी ट्रू हो गई तो आपका कोड जो है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। इसकी भी हम एक जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। अब टाइम के वेरिएबल के अंदर जो है वो 22 वैल्यू स्टोर है।
22 smaller than 10, this is false. Else if 22 smaller than 20, इट इज़ आल्सो, ये भी जो बिल्कुल false कंडीशन है। और अगर ये दोनों false कंडीशन है तो फिर ऑटोमेटिकली जो रह गई है, जो else पार्ट है, वो वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसका सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि इफ़ एल्स से आप सिर्फ दो कंडीशन चला सकते थे। अगर आप एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप दो तीन ज़्यादा, मतलब कि दो तीन से ऊपर भी आप जो है जितनी मर्जी कंडीशन आप जो है वो चलवा सकते हैं अपने एल्स इफ़ को यूज़ करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल 22 को जो है वो मैं 19 कर देता हूँ। तो अब इसको मैं 19 किया है, तो अपना माइक ज़रा आप ऑन कीजिएगा। हाँ जी जी, अब कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए ये मुझे देख के बताइएगा ज़रा। अब सेकंड वाली चलनी चाहिए, कौन गुड डे सी? आना चाहिए आउटपुट में। गुड डे आना चाहिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त जो है वो बताया। अब ये गुड डे ही आएगा क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये आप देख सकते हैं कि गुड डे जो है वो आ गया है। अब हम इसके अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये एग्जांपल हम जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं और इफ़ एल्स को हमने जो है वो स्टडी कर लिया है। अब हम चलते हैं स्विच की तरफ। अब स्विच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कोई भी आपने मतलब के कोड चलवाना है अपनी मर्ज़ी का, तो वो आप स्विच कंडीशन लगा के वो आप चला सकते हैं। जैसे कि हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जी, इसके ये बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल थी जो मैंने एक वेरिएबल बनाया डे नाम का, उसके अंदर मैं 4 वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई है। अब 4 वैल्यू का मतलब ये है कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है, मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट थी। तो जो वेरिएबल में मैं वैल्यू रखूँगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है वह वैल्यू आपकी रन होनी चाहिए। अगर आप ये कस्टमर से वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह स्कैनर लाइब्रेरी को यूज़ करके आप जो है वो यूटिल लाइब्रेरी को यूज़ करके स्कैनर की मदद से आप यूज़र से भी डायरेक्ट इनपुट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपको वेरिएबल के अंदर खुद ही वैल्यू इंसर्ट करवानी पड़े, यूज़र से भी आप ले सकते हैं। तो उसको भी एक दफ़ा दोबारा हम देख लेंगे। इसी तरह स्विच का आपने केस लगाना है, उसके अंदर जो वेरिएबल आपने मतलब के जो डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल का नाम लिखना है। फिर नीचे इसके जितने भी केस आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं इधर 5 को जो है वो वेरिएबल की वैल्यू को 5 असाइन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फ्राइडे जो है वो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। इसी तरह जिस ब्लॉक ऑफ कोड को आप चलाना चाहते हैं डायरेक्ट, सिर्फ उसी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो आप चला सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो फ्राइडे डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कोई लफ्ज़ जो है वो एंटर करता हूँ तो फिर ये प्रोग्राम जो है वो ब्रेक होना चाहिए, फिर कोई भी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो इसकी मज़ीद हम एग्जांपल देखते हैं स्विच की। ये सिर्फ आपके जहन में इसका कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, पूरे के पूरे स्विच ब्लॉक को जो है वो ब्रेक कर देता है। इसका मतलब यह है कि जो ब्लॉक है वो आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड की तरफ आते हैं। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपका जो है वो अगर कोई भी जो है वो चीज़ नहीं चलती, मतलब कि यूज़र जो है वो कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं सेलेक्ट करता, तो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो जो है वो रन हो जाना चाहिए। जिस तरह के फॉर एग्जांपल डे को मैंने 4 असाइन किया है और 4 ना 6 है ना, मतलब कि 4 का केस ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर केस अवेलेबल नहीं है तो जो डिफ़ॉल्ट के नीचे जो भी आप चीज़ लिखेंगे ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये 2 कीवर्ड हमने देख लिए, एक ब्रेक का और एक डिफ़ॉल्ट का। तो ये स्विच का भी हमने इसको जो है वो देख लिया। अब हम आते हैं जी, अगर आपका कोई कंडीशंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको स्विच के अंदर से किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कोई एल्स की समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तक तो सारा क्लियर है, ठीक है, ठीक चल चलें रहा ठीक है, हम आगे चलते हैं वाइल लूप की तरफ। ठीक है, लूप क्या है?
दरअसल इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने एक असूल याद रखना है, कब, क्यों और कैसे। जब तक आपको इन तीनों का जवाब नहीं मिलता, आपने यही समझना है कि मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता। ठीक है, जब किसी चीज़ के बारे में, और ख़ास तौर पे प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर आपको इन तीन चीज़ों का जवाब आता है कि वो कब यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, समझ लें कि आपको उस कंसेप्ट के ऊपर पूरी की पूरी ग्रिप है। तो अब स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज़ होती थी, आपको बेहतर तरीके से पता चल जाना चाहिए। आपने टास्क ही ऐसा किया है। अगर मैं आपको कह दूं कि जो आपने टास्क कल वाला किया है, मुझे सिर्फ डिवीजन वाला चलाना है, बाकी मुझे कोड नहीं चलाना, तो आप सिंपल क्या करोगे उधर? इस्तेमाल स्विच का इस्तेमाल करोगे, ताकि मैं जिस ब्लॉक को भी चलाना चाहूँ वो पहले यूज़र सेलेक्ट करे कि वो किस ब्लॉक को चलाना चाहता है। तो बाकी ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट ना हो, सिर्फ जो है वो डिवीजन वाला ब्लॉक जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूट हो। तो इस चीज़ को आप जो है वो स्विच के मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले एक मसला था, उस मसले को सॉल्व किया है स्विच ने। अब एक और मसला आ रहा है। वो मसला क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड वाली जो लाइन है वो 100 दफ़ा प्रिंट हो। उसका एक सिंपल सा तरीका है कि 100 दफ़ा आप हेलो वर्ल्ड को लिख लें। चलो 100 दफ़ा तो आप लिख लोगे। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 1,00,000 दफ़ा जो है वो लिखना है, तो आपको तो घंटा लग जाएगा उसको लिखते लिखते। जाहिर सी बात है 1,00,000 तक जो आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को, प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए इसका एक सोल्यूशन दिया था, जिसको हम लूप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंडीशन लगा दूंगा कि जब तक 100 दफ़ा नहीं चल जाता तो ये लूप जो है वो ऑटोमेटिकली चलता रहे। अगर जैसे ही वो 100 दफ़ा प्रिंट कर लेगा तो ऑटोमेटिकली वो लूप जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे तो हमें इसकी मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। जी, वाइल लूप है, लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड। तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड को चलाता रहेगा जब तक वो स्पेसिफाई कंडीशन जो की हुई है वो पूरी नहीं हो जाती। तब तक ये जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि आप अगर 90 सेकंड के अंदर अंदर वो चीज़ नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ दरअसल लूप के मदद से जो है वो इम्प्लीमेंट की होती है। तो लूप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे आप टाइम भी बचा सकते हैं। जो मैंने सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दी कि मुझे 1,00,000 दफ़ा अगर हेलो वर्ड को जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ जाता है तो मुझे बड़ा मुसीबत पड़ जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट लूप को लगा के मैं उसको एक ही झटके में जो है वो मैं 1,00,000 दफ़ा प्रिंट करवा सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं उसको कॉपी करता रहूँ। एरर्स को रिड्यूस करता है और कोड को जो है वो मोर रीडेबल बना देता है। अगर आप 1,00,000 दफ़ा प्रिंट करोगे तो अगला भी बंदा भी ये कहेगा यार ये इसने क्या किया। तो ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए जो वो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो वो वाइल लूप है, इस वाइल लूप को हम देखते हैं कि आई की वैल्यू हमने 0 रखी और वाइल की लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए वाइल का कीवर्ड, मतलब कि ये जो भी ब्लू वर्ड में जो आप नज़र आए हैं ये दरअसल कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जिनका ऑलरेडी जो है वो मतलब डिफाइंड है। और ब्रैकेट्स के अंदर आपने आई स्मॉलर देन 5, मतलब कि आई की वैल्यू 0 है, एक दफ़ा ये चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 स्मॉलर देन 5 है तो कंडीशन 2 है तो ये चलेगा। फिर आई की, अब ये देखें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने पढ़ा था, मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा ये चीज़ यूज़ होनी है, लूप्स का ही इस्तेमाल हमने करना है, इसलिए इसको जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, दोबारा ये लूप चलेगा। अब आई के अंदर 2 है तो 2 स्मॉलर देन 5 है, फिर ये लूप चलेगा। अब आई के अंदर जो है वो 2 आ गया। अब जैसे अब फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। 5 स्मॉलर देन 5 कंडीशन ट्रू, तो ये लूप जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी जो एग्जांपल एक देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके हम चेक करते हैं कि इसका जो है वो क्या रिजल्ट आता है। अब आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 तक तो उसने जो है वो चलाया है, मगर जैसे 5 स्मॉलर देन 5 कंडीशन फॉल्स हुई है तो उसने वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो लूप को टर्मिनेट कर दिया है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा कंसेप्ट था लूप का, मगर ये आपको जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा इसकी समझ आती जाएगी। अब उसके बाद डू वाइल को जो है वो हम देखते हैं। डू वाइल का बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि पहले एक कोड एग्जीक्यूट करवाए उसके बाद कंडीशन की तरफ जाए, मतलब कि एक दफ़ा वो डू वाला कोड एग्जीक्यूट होना ही होना है, जो मर्जी कर लो, वो कंडीशन बेशक डायरेक्ट ही फॉल्स हो जाए मगर पहले डू का कोड जो है वो मस्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए जो है वो हम डू वाइल अब देखें।
अब आई की वैल्यू हमने 0 रखी तो डू का कोड क्या करेगा, उस आई 0 की वैल्यू को 1 में कन्वर्ट कर देगा कि जैसे ये प्रिंट एलन चलेगा इंक्रीमेंट लगेगा तो इंक्रीमेंट लग के डायरेक्ट वाइल के ऊपर वैल्यू कौन सी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी। तो इसको भी जो है वो मतलब ये है कि 0 प्रिंट नहीं होगा, 1 ही प्रिंट होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि आई की वैल्यू डायरेक्ट जो वो 0 थी, पहले 0 प्रिंट हो गया, फिर उसका इंक्रीमेंट लग के वैल्यू इसकी डायरेक्ट आई की 1 हो गई। तो जैसे आई की वैल्यू 1 हुई तो वो दोबारा इसको जो है चलाता जाएगा। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं इसकी वाइल लूप की और डू वाइल लूप की। द डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि ये डू वाली कंडीशन को भी ज़रूर चेक करेगा कंडीशन की तरफ जाने से पहले। देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तो ये जी हमारा वाइल लूप है। अब उसके बाद हमारा फॉर लूप आता है जो डेटा स्ट्रक्चर में हर प्रोग्राम के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हर प्रोग्राम के अंदर आपको ये फॉर लूप से पाला पड़ने वाला है। मतलब कि लिस्ट हो गया, अरेज हो गए, ट्रीज हो गए, मतलब कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है उन सब में आपने फॉर लूप का ही इस्तेमाल करना है। आपकी मर्ज़ी है आप वाइल लूप इस्तेमाल करें, फॉर लूप इस्तेमाल करें, मगर जो फॉर लूप है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल समझने में भी इजी है। तो आप एक ही कंडीशन के अंदर जो है वो सारा कुछ जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो इसकी एग्जांपल को देखता हूँ। जी आप ये देख सकते हैं कि मतलब कि अलहदा से मुझे वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लूप के ब्रैकेट्स के अंदर ही सारा कुछ आपने करना है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसका नाम है AI। उसकी मैंने डेटा टाइप जो है वो इंट रख दी। इंट के बाद जो है वो उसको जो वैल्यू असाइन की है वो 0 है। फिर उसके आगे मैंने कंडीशन लगा दी कि I स्मॉलर देन 5। मतलब कि जब तक I के वैल्यू स्मॉलर देन 5 होती रहेगी तब तक ये जो फॉर लूप ये चलता रहेगा और ऑटोमेटिकली ये जब पहली दफ़ा ये चलेगा तो ये आई के अंदर इंक्रीमेंट भी लगा देगा। मतलब कि एक दफ़ा लूप चला तो उसकी वैल्यू थी 0 तो आई की वैल्यू 0 तो वो प्रिंट हो गई। अब जब दूसरी दफ़ा आई की वैल्यू आएगी तो वो इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी 1। जब दूसरी दफ़ा ये लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप ये देख सकते हैं कि 1 जब ये 5 दफ़ा चल चुका होगा, जब उसकी आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये नीचे वाला जो उसकी जो कोड ब्लॉक है वो चलेगा ही नहीं। तो इसकी मज़ीद भी हम एग्ज़ाम्पल जो है वो देख लेते हैं। अगर अनदर एग्ज़ाम्पल दी हुई है उन्होंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। अब वो अब ये कंडीशन मैंने लगाई वो चलेगा तो 10 दफ़ा, मगर जो और वाली वैल्यू है वो प्रिंट नहीं हो सकेगी क्योंकि वो 2 का इंक्रीमेंट लगाएगा आई के अंदर, 1 का इंक्रीमेंट नहीं लगाएगा। अगर आपने 2 का इंक्रीमेंट लगाना है तो आप ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो 0 चला है, ठीक है, एक दफ़ा चलने में वो प्रिंट हो गया। जब दूसरी दफ़ा इंक्रीमेंट हो के आएगा 0 + 2 इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी, तो वो डायरेक्टली जो है वो इधर जो है वो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल था। फॉर ईच लूप जो है वो क्या करता है कि वो उसके अंदर आपको कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो जितनी भी वैल्यूज़ मौजूद होंगी उस वेरिएबल के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज़ को वो डिस्प्ले करवा देगा। मतलब कि आपको कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि मैंने जितनी भी वैल्यूज़ जो वो पड़ी हुई हैं वो मैं डिस्प्ले करवा दूँ। तो चले मैं आपको वेरिएबल और अरे का जो है वो डिफरेंस भी बता देता हूँ। वैसे तो हमारा टॉपिक जो है वो नीचे आएगा, मगर इसने अरे का इस्तेमाल कर लिया है तो इसलिए जो है वो मैं कर सकता हूँ। अब मैं आपसे अब वेरिएबल में आप एक टाइम में एक ही वैल्यू जो है वो आप स्टोर करवा सकते थे। मतलब कि वेरिएबल के अंदर या आई के अंदर मैं एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकता था। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं यार मैं एक वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज़ को जो है वो मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, मतलब कि वेरिएबल एक ही है मगर उसके अंदर वैल्यू जो है वो मैं 4-5 स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो इस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए अरे का इस्तेमाल करना है। समझ आ गई आपको? ज़रा माइक ऑन कीजिएगा अपना। हाँ जी अभी ठीक है।
मतलब कि वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि मुझे अगला बंदा कहे नहीं यार मुझे एक ही वेरिएबल में वही वेरिएबल जो सेम है उसके अंदर मुझे 4-5 वैल्यू स्टोर करवानी है, तो ये उसकी कंडीशन फुलफिल करने के लिए फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, सही। अरे लगाना पड़ेगा। सिर्फ उसका ये सिंटैक्स, जिस तरह हम आम वेरिएबल के लिए हम स्ट्रिंग कार्स इस्तेमाल करते थे, आपने उसको अरे बनाने के लिए सिर्फ स्ट्रिंग के आगे ये ब्रैकेट्स लगा देनी है। ठीक है, जब ये आप 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो कार है वो अरे कंसिडर होगा। ठीक हो गया। और जो इसकी वैल्यू है ये भी ब्रैकेट्स में सेव की है, दूसरी वाली बिल्कुल, कर्ली ये भी ब्रैकेट्स आपने में। ब्रैकेट्स के अंदर ही सेव करवानी है। वोल्वो, BMW, फोर्ड और माजडा, तो इनका जो वो इनकी, अब जाहिर सी बात है आपने ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अरे जो स्टार्ट है वो ज़ीरो से होता है। मतलब कि वोल्वो की वैल्यू किधर पड़ी हुई है, ज़ीरो की, मतलब कि 0 1 2 3। ये वोल्वो या वो ज़ीरो की उसका एड्रेस 0 है, BMW का एड्रेस 1 है, उस ये फोर्ड का एड्रेस जो है वो 2 है और मजडा का एड्रेस जो है वो 3 है। वैसे तो वैल्यू 4 है मगर आपने स्टार्ट इनको 1 से 0 से करना है। ठीक हो गया, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ठीक हो गया। ठीक। ठीक है। अब आप फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप मैंने लगाया, स्ट्रिंग वही उसी तरह ही आपने उसका पहले डेटा टाइप लिखनी है, उसका वो एक नया वेरिएबल बनाना है। स्ट्रिंग आई मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया और आगे मैंने 2 डॉट लगा के आगे मैंने कार्स लिख दिया। तो ये आई के अंदर जो है वो बारी बारी, मतलब कि सबसे पहले जब ये लूप चलेगा तो कार्स वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर होगा, वोल्वो। तो सबसे पहले आई की वैल्यू जो है वो आई के अंदर वोल्वो स्टार जो है वो सेव होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि वोल्वो जो इसने वो डिस्प्ले करा दिया। अगर मैं इधर कोई चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले जो है वो अदील डिस्प्ले हो, तो अदील की जगह जो है वो 0 है। तो जैसे ये लूप चलेगा सबसे पहले पहले वैल्यू पे कौन सी पड़ी हुई है, अदील। अदील पड़ा हुआ है। तो जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो वो अदील को चलाएगा ऑटोमेटिकली। जब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो BMW को। फॉर ईच लूप का काम क्या है कि ऑटोमेटिकली जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं सबको डिस्प्ले करवा दे बारी बारी। मतलब कि मुझे कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ख़ास तौर पे यही वैल्यू चाहिए। समझ आ गई आपको। हाँ जी। हाँ, अब हम चलते हैं जी, अरे को भी हमने देख लिया, उसके बाद फॉर लूप को भी हमने देख लिया। इसकी आपने जो है वो एक एग्जांपल जो है वो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। वो मैं आपको इसका जो है वो एक टास्क दूंगा, तो वो टास्क आपने ज़रूर परफॉर्म करना है। जी, अब हम जो है वो ब्रेक और कंटिन्यू को देखते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू का जो है वो क्या इसमें मकसद है फॉर लूप के अंदर जो है वो यूज़ करने का। यू हैव ऑलरेडी सीन द ब्रेक स्टेटमेंट यूज इन द अर्लियर चैप्टर ऑफ द ट्यूटोरियल। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती थी कि उस पूरे ब्लॉक को ब्रेक करके नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ वो शिफ्ट हो जाता था। ठीक है, मतलब कि इसी तरह ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगी ये ऑटोमेटिकली, हो सकता है नीचे कंडीशन ट्रू हो रही हो, मगर जिधर ब्रेक आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली लूप से बाहर निकल जाएगी। ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी लूप से। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी हो तो आप ब्रेक का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल जो है वो देखता हूँ। अब आप ये देखें कि फॉर लूप मैंने लगाया और फॉर लूप मैंने जब लगाया तो इसके अंदर आई की वैल्यू, जब आई की वैल्यू 4 होगी तो वो ब्रेक होना चाहिए। जब ब्रेक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो किधर आ जाएगा, लूप से बाहर निकल जाए। हालांकि कंडीशन उसकी अभी तक जो है वो फॉल्स नहीं हुई थी। ये आप देख रहे हैं। हाँ जी, कंडीशन है कि 10th से स्मॉल हो, लेकिन नीचे जो कंडीशन लगी है वो 4 तक है, तो 4 पे हाँ, ब्रेक मतलब होगी। कि पहले लूप तो मैंने 10 तक का लगाया है, मगर जो अंदर वाली कंडीशन है उसके लूप के अंदर जो कोड है उसके अंदर मैंने अगर ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल कर दिया, अब जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी, 4 इज इक्वल टू 4 होगी, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू अंदर वाली। तो इस कंडीशन के अंदर कौन सा कीवर्ड है, ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, वो पूरे लूप को ही ख़त्म कर देगा। ठीक। ठीक है, तो अब हम एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी हम देखेंगे। जिस तरह ब्रेक ब्रेक कर देता है इसी तरह कंटिन्यू जो है वो उसको कंटिन्यू रखेगा, मतलब कि उसको जो है वो चलाता रहेगा। सिंपल ये डिफरेंस है। अब ये देखा, अब ये लूप ऑटोमेटिकली जो है वो अब आई की वैल्यू इज इक्वल टू 4
ट्रू भी हो गया है तो ये कंटिन्यू का मतलब है कि कंटिन्यू रखे, जारी रखे, या टर्मिनेट इसको ना करे। ठीक हो गया। कंटिन्यू की फिर इस स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी है कि इफ वाली, मतलब पहले फॉर पे ही बस चलाते रहे पूरे अभी उसका। इस सिनेरियो में ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर जब आप हाई लेवल का कोड करेंगे तो उसमें कोई ऐसा सिनेरियो भी आ जाएगा कि यार ये अब देखें एक कंडीशन में टर्मिनेट हो मगर दूसरी कंडीशन में हम चाहते हैं कि ये जारी रहे, टर्मिनेट ना हो, तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम कंटिन्यू इस्तेमाल कर लेंगे। ये जब हम हाई लेवल का ठीक कोड करेंगे फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ब्रेक और कंटिन्यू इन वाइल लूप। ब्रेक एग्जांपल वाइल लूप के अंदर बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह फॉर लूप में है उसी तरह ही वाइल लूप में भी इसकी आएगी एग्जांपल सेम टू सेम। अब हम जो है वो हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, अरेज़ की तरफ। अरेज़ को हमने जो है वो मज़ीद जो है वो देख लिया है, मगर हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस हम इसकी करते हैं। अरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक ही वेरिएबल के अंदर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ अगर स्टोर करनी पड़ जाएँ, जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ ही अरे को करेंगे। ठीक है, आपने अब डेटा स्ट्रक्चर में अरेज किधर यूज़ होगा, क्या आपने फॉर एग्जांपल एक अरे के अंदर 100 वैल्यू हैं, वो एक ही 100 वैल्यू आप स्टोर करा सकते हैं, मगर जब आप सर्च करेंगे तो आप अरे के अंदर वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल के अंदर वैल्यू ही एक होगी। समझ के बात को, हाँ जी। क्योंकि अब जाहिर सी बात है अरेज के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो जितनी मर्जी आप रख सकें, तो उसके अंदर फिर हमें सर्च करने के सर्च ऑपरेशन की जो ज़रूरत है वो हमें पड़ सकती है। और जो सर्चिंग वाला ऑपरेशन है वो किस के अंदर आता है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक। ठीक हो गया। अब हम इसके जो है वो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये एग्जांपल हमने वोल्वो वाली जो है वो हम देख चुके हैं। अब इसमें अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका जो स्टार्ट है अरे का वो ज़ीरो से होना है, मतलब कि आपने 1 से स्टार्ट नहीं करना है, इसका जो स्टार्ट है वो 0 से होगा। अब ये देखें कार्स, अगर आपने डायरेक्ट कोई वैल्यू उसके इंडेक्स, इसको इंडेक्स कहते हैं दरअसल, इसके जो अरे का जो एड्रेस होता है ना वैल्यू का, वो इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल वोल्वो किस इंडेक्स पे पड़ी है, 0 पे। और मजडा किस इंडेक्स पे पड़ा है, 3 पे। 3 पे। तो अगर आपने डायरेक्ट इंडेक्स वाली वैल्यू जो वो मतलब कि ढूंढनी है, ये भी सर्च का ही ऑपरेशन है। सर्च को भी इसी तरह ही आपने इम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि जैसे मैं इसको जो है वो रन करूँगा तो अब ये ऑटोमेटिकली मजडा की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। डायरेक्ट मैंने इंडेक्स वाली वैल्यू जो है वो शो करवा दी। अब आप देख सकते हैं कि मजडा को उसने डिस्प्ले करवा दिया। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो अरे है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। चेंज एन अरे एलिमेंट, आप अरे एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि ऑलरेडी उसमें 0 के अंदर क्या स्टोर था, वोल्वो, मगर दोबारा जब मैंने उसको मतलब कि असाइन किया तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज होगी। ये हमने ऑलरेडी पहले वेरिएबल्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि पुरानी वैल्यू अगर आप कोई बाद में अगर असाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पुरानी वैल्यू से रिप्लेस कोई वैल्यू अगर गलती से भी कोई करना चाहे तो ना हो, तो उसके लिए फिर हम कौन सा कीवर्ड लगाते थे, फाइनल का कीवर्ड। बिल्कुल, बहुत अच्छे, हम फाइनल का ही कीवर्ड लगाते थे। अब हम इसको जो है वो सिंपल क्या करेगा, ये कार 0 के इंडेक्स के अंदर जो है वो ओपल की वैल्यू जो है वो डाल देगा। ये फॉर एग्जांपल जब हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपडेट का फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे, मतलब कि एक अरे के अंदर डेटा स्टोर है, मैं चाहता हूँ कि वो डेटा अपडेट हो जाए, तो अपडेट के लिए भी सिंपल हमने इसी लॉजिक का इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। ठीक। अब हम अरे लेंथ अगर हमने मालूम करनी हो तो सिंपल एक लेंथ को क्लास को हमने कॉल करना है। कार्स एक उस अरे का नाम है, कार डॉट लेंथ का जो क्लास है वो क्या करेगी, मतलब कि ऑलरेडी जो उसकी लेंथ है अरे की वो हमें डिस्प्ले करवा देगी। लेंथ टोटल गिनने में कितनी है, 0 1 2 3। ठीक है, मतलब कि इसकी कितनी वैल्यूज़ हैं, 4। वो स्टार्ट सिर्फ 0 से होता है इसलिए उसका 0 1 2 3 है, मगर ये टोटल नंबर जो है वो 4 हैं। तो इस तरह जो है अगर आपने अरे की लेंथ मालूम करनी हो तो सिंपल आप जो है वो कार डॉट लेंथ का जो है कीवर्ड यूज़ करके आप करवा सकते हैं उसकी अरे को पता। तो लूप थ्रू एन अरे विद फॉर ईच मल्टी डायमेंशनल अरेज। ठीक है, मतलब कि आप अरे के मल्टी एक होती है, अभी तक जो हमने अरे को देखा है वो है सिंगल डायमेंशनल अरे, मतलब कि एक ही डायमेंशन में जो है वो अरे जो है वो स्टोर हो रही है। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब है 2D। ठीक है, मतलब कि पहले
एक ही नंबर एक है मगर उसके वैल्यूज़ जो हैं वो दो हैं। ठीक है, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको इसकी मज़ीद मतलब कि समझ आ जाएगी। माय नंबर के पहले डायमेंशनल में कौन सी वैल्यू स्टोर है? 1 2 3 4 और दूसरी डायमेंशन में? 5 6 7। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही है, बिल्कुल अच्छा आपने गट किया है। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक इंट डेटा टाइप की अरे बनाई जिसका मैंने नाम रखा है माय नंबर, और उसके अंदर मैंने एक डायमेंशन में तो 1 2 3 4 स्टोर है और दूसरी डायमेंशन में जो है वो 7 स्टोर है। तो इसको मैं जो है वो इंट एक्स के अंदर माय नंबर जो है वो 1 और 2 रखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो 1 और 2 डायमेंशन के अंदर जो अब मैं ये अगली एग्जांपल के अंदर आपको इसकी जो है वो अच्छी मज़ीद समझ आएगी कि ये 1 और 2 डायमेंशन से 7 किस तरह जो है वो हम जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको देख के इसको एनालाइज करके बताएं कि ये कैसे जो है वो रन हुआ है, आप बता सकते हैं? ये थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें। ये देखें ना, मैंने आपको क्या कहा था कि ये किधर से ये स्टार्ट होता है? ये वाली सेकंड वाली, ये तो 5 से स्टार्ट हो रही है। नहीं नहीं, इंडेक्स देखें वैसे ना। जो ये अरे अरे वो 0 से स्टार्ट होती है। ज़ीरो से, ये 5 ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा है, 6 जो है वो 1 इंडेक्स पे पड़ा है, 7 कौन से इंडेक्स में पड़ा है? 2 में। 2। तो ये 2 इंडेक्स दिया तो 7 डिस्प्ले होना चाहिए था ना। हाँ जी। सिंपल यही तो उसने लेकिन वो बताया। जो लेकिन जो साथ 1 लिखा हुआ है वो क्या है? साथ 1 जो लिखा हुआ वो हमने डिस्प्ले ही नहीं करवाया, वो हम सिर्फ जो है वो 2 की वैल्यू ही डिस्प्ले। अब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसकी मज़ीद समझ आती जाएगी कि हम किस कंडीशन में सिंगल डायमेंशनल अरे इस्तेमाल करते हैं और किस कंडीशन में मल्टी डायमेंशनल इस्तेमाल करते हैं। अभी सिर्फ आप अपने जहन को इधर तक ही रखें। अब हम चलते हैं इसके आगे, जैसे जैसे इसका जो है इस्तेमाल आएगा ना, एक सिनेरियो बनेगा ना, फिर उस सिनेरियो में आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। अच्छा, अब ये जो है वो एक समझने वाली बात है। जी, इसको आप ये देखें कोड को, और मुझे ये आपने थोड़ा सा समझाना है कि अगर आपको इसकी समझ आ गई तो समझें कि मेरा जो है वो पिछला तमाम वो लेक्चर है वो फ्रूटफुल साबित हो जाएगा। ये आप मुझे समझाएं इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। ये कौन से रे उसने यूज़ किया, चलें यही बता दें। फार लूप इसने इस्तेमाल किया, फार लूप को क्या वर्किंग कर रहा है, ये बताएं का ज़रा। नहीं समझ आ रही? आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ जी, अब आई है। अच्छा। वो पहले तो मल्टी डायमेंशनल एरे है। उसके बाद फॉर लूप में जो है उसने आई की वैल्यू को पहले 0 स्टोर किया, फिर माई नंबर डॉट लेंथ यानी उसकी लेंथ मालूम करके हाँ जी, बिल्कुल आई यही मैं चाहता था कि आप इसको करें। लेंथ मालूम होगी, लेंथ उसकी कितनी है, माय नंबर की लेंथ कितनी है? 7। 7 नहीं है, दोबारा देखें, लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा लेंथ 2 है। 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल 7 है, आगे चलें। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर रहा है +1 से, यानी कि हर दफ़ा जब वो फॉर लूप चलेगा तो एक एक से वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। अच्छा, अब फार लूप के अंदर जो फार लूप है वो क्या कर रहा है? उसमें जो कह रहा है कि वो माई नंबर जो लेंथ है जब तक वो जे से छोटी है, जे को +1 से करता जाएगा इंक्रीमेंट। हम्म। तो ये इसकी इसमें वर्किंग, ये मतलब कि आप अगर मैं आपसे पूछूं कि ये उसने किस तरह, फॉर एग्जांपल आप देखें ना कि फार लूप के अंदर फार लूप है और उसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की स्टेटमेंट है, जो जो भी वैल्यू आई की आई के अंदर आएगी वो आई की डिस्प्ले हो जाएगी, और जो भी जे के अंदर आएगी वो जे की डिस्प्ले हो जाएगी। जी। ठीक है, अब ये सबसे पहली दफ़ा जो लूप रन हुआ है तो उसने 1 कैसे डिस्प्ले करवाया, ये आप समझा सकते हैं? लेंथ फाइंड की है ना उसने, तो मतलब पहले पे 1। एक मिनट।
मतलब आई को जीरो स्टोर किया तो उसके बाद इंक्रीमेंट करके जीरो से वन पे आया, फिर करता रहा, तो जब तक वो लेंथ तक नहीं आया यानी सेवन तक, तो वो सेवन तक चलता गया। मतलब कि उसने ज़ीरो क्यों नहीं मुझे डिस्प्ले करवाया, हालांकि आई की वैल्यू सबसे पहले ज़ीरो थी। मतलब कि जाहिर सी बात है मुझे ज़ीरो डिस्प्ले होना चाहिए था। क्योंकि उसने इंक्रीमेंट किया है उसको प्लस वन प्लस माइनस। हाँ बिल्कुल, मतलब कि पहला जो फॉर लूप चला है उसने तो इंक्रीमेंट कर दिया, अब आई की वैल्यू हो गई वन। जब दूसरे उसके अंदर वाला जो फॉर लूप चलेगा तब तक आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, वन। और जो आई की वैल्यू होगी डायरेक्ट वही मुझे आई की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब कि इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि मल्टी डायमेंशनल अरे में जो वैल्यू बड़ी होगी वही वैल्यू मतलब कि उसके ऊपर जो है वो कह लें कि सबकत ले जाएगी। मतलब कि अगर आई जे की वैल्यू अब पहली दफ़ा जो इम्प्लीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या है ज़ीरो और आई की वैल्यू क्या है वन, तो जे की वैल्यू नहीं डिस्प्ले होगी, आई की वैल्यू ही डिस्प्ले होगी। अब समझ आ गई है मल्टी डायमेंशनल की। हाँ जी। चलिए प्रैक्टिस हम, करूंगे हो रहा है कि हाँ लेकिन बिल्कुल, समझ आएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तैसे तैसे आपको ये समझ आती जाएगी। अब आपको मैं एक टास्क देता हूँ। टास्क हमारा ये है कि आपने उसी तरह ही एक कैलकुलेटर बनाना है, मगर मैं पहले यूज़र से पूछे कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता है। अगर वो मल्टीप्लाई का कराना चाहता है तो मल्टीप्लाई का ही ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। टास्क की समझ आ गई? ठीक। ये आपने स्विच स्टेटमेंट लगानी है तो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक। दूसरा टास्क ये है कि आपने एक बनाना है CGPA कैलकुलेटर। उसमें क्या होना चाहिए कि ओके। अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो 70 हैं तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरा CGPA जो है वो 3.0 दिखाए। अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो 80 हैं तो मुझे वो ऑटोमेटिकली वो जो है वो CGPA मुझे मतलब कि अगर मेरे ग्रेड के हिसाब से मुझे मेरा CGPA बता दे। मतलब कि यूज़र से जो है वो ग्रेड पूछे कि आपका जो है वो ग्रेड कौन सा है, तो ग्रेड के हिसाब से मुझे जो है वो उसका नंबर बता दे। ठीक। ठीक है, ये आप इफ़ एल्स की मदद से कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे आपने ये करना है। फिर उसके बाद अरे के अंदर आपने अभी मल्टी डायमेंशनल की तरफ ना आए आप, अभी आप सिंगल डायमेंशन की तरफ ही रहें। जब हम मल्टी डायमेंशन का इस्तेमाल हादसा जो है वो कम होता है कि ये हाई लेवल का जो है वो काम है। अब अगर मल्टी डायमेंशनल में आप करें, वैसे तो सिंगल डायमेंशनल अरे ही इस्तेमाल होती है, वो ज़रा सिंपल है। आपने क्या करना है कि एक ही अरे के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर करवानी है यूज़र से लेके। मतलब कि यूज़र से वो चार वैल्यू पूछे चार दफ़ा कि आपको कौन सी कार पसंद है, आप अपना नाम बताएं और आप अपना एड्रेस बताएं और अपना सिटी बताएं। मतलब कि ये चार वैल्यू आपने अरे की मदद से एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी है, तो आप अरे की मदद से करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये कोशिश करूँ। हाँ ये तीन टास्क आप करने हैं। जिधर से आपको समझ ना आई वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू।